विकेंद्रीकरण करना है तो इसके बारे में सबसे पहले सोचा 1991 में स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट सॉर्नेटा। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा हो जाए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करें जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंटरनेट अभी बना भी नहीं था 91 में। ध्यान से देखिए, इंटरनेट की शुरुआत हुई है 1989-90 से। 1989-90 में पहली वेबसाइट बनी है। मतलब 1989-90 में इंटरनेट बस शुरू हुआ ही हुआ है। कुछ हजार कंप्यूटर ही जुड़े थे उस टाइम तक। आज तो खैर पूरी दुनिया के 400-500 करोड़ कंप्यूटर हैं, वो सब जुड़ चुके हैं। मैं कंप्यूटर में मोबाइल वगैरह, पैड वगैरह सबको इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। तो तब केवल इंटरनेट चालू हुआ था, लेकिन चालू हुए इंटरनेट में यह समझ में आ गया था इन वैज्ञानिकों को कि इस इंटरनेट की जो टेंडेंसी है, इसका जो प्रवृत्ति है, वो केंद्रीकरण वाली है। यानी जो कंपनियां वेबसाइट चला रही हैं, जो कंपनियां एप्लीकेशन बनाएंगी भविष्य में, जो कंपनियां डेटा दिखाएंगी, वही डेटा पर कंट्रोल करेंगी, जबकि लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट बराबर होने वाला है। देखा जाए तो इंस्टाग्राम और इन सब पर जो लोग लगातार बिजी हैं, पूरा अपना जीवन दे दिया उन्होंने, पूरा टाइम दे दिया, उनका भी तो इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि वो पैसा हासिल कर रहे हैं जो बहुत कम है, पर चूंकि बाकी सब लोग वो भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया। मतलब देखा जाए तो ये कुछ, इसको ध्यान से आप देखें तो क्या पैटर्न है कि करोड़ों लोगों को सोशल मीडिया पे एंगेज रखिए, उनमें से कुछ कुछ लोगों को सिलेक्ट करिए जो लगातार काम कर रहे हैं, और उनको कुछ करोड़ रुपए दे दीजिए। चूंकि बाकी दुनिया लाख भी नहीं कमा पाती है, तो उनकी नजर में वो सारे लोग क्या हो गए, बहुत अमीर हो गए। जबकि करोड़ों लोगों से वो कंपनियां हजारों लाखों करोड़ों बना चुकी हैं। उस हजार लाख करोड़ में से मात्र 1%, 2% कुछ इन्फ्लुएंसर को बांट दीजिए कि ये क्या है, मोनेटाइजेशन से मिला है आपको। वो अपने कमाई का मात्र थोड़ा सा परसेंट कुछ इन्फ्लुएंसर में बांट देते हैं, जिससे लोग लगातार लगे रहते हैं। लेकिन टेंडेंसी कंट्रोल पूरा उनका है। जब वही इन्फ्लुएंसर कुछ दिन के लिए वीडियो ना डाले, तो उसकी कमाई कम हो जाती है, एल्गो से खराब कर देता है। थोड़ा सा अपना पैटर्न बदल ले, वो एल्गो से हटा देता है, साइलेंट कर देता है। यानी इस इंटरनेट की दुनिया में भी बड़ी अजीब वो है कि एक बार आप उतर गए, अब आपको लगातार पैसा कमाना है तो लगातार काम करते रहना पड़ेगा, जब तक कि आप उतना पैसा ना कमा लें जिससे फ्री ना हो जाए। तो इस टेंडेंसी को बहुत पहले भांप गए थे ये वैज्ञानिक कि ऐसा होगा, जो कि आज है प्रेजेंट में। इन्होंने उस समय पर एक टेक्नोलॉजी सोची जिसका नाम है ब्लॉकचेन। तो कभी भी अगर ब्लॉकचेन पर सीधा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, तो ये मैंने इतनी कहानी इसलिए सुनाई, ब्लॉकचेन का मतलब कैसी टेंडेंसी वाली टेक्नोलॉजी है, ये कैसी प्रवृत्ति वाली है, केंद्रीकरण के अपोजिट विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। तो कभी सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या हासिल कर सकते हैं, आंसर होगा विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, ये वो इंसान है जिनको कोई नहीं जानता, जिन्होंने इसका प्रयोग कर दिया पहले। सतोशी नाकामोटो है, कोई डिटेलिंग नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। इन्होंने क्या किया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, ये 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इस क्राइसिस से ये परेशान हुए। इन्होंने बोला कि मुझे ये खत्म करना है, ये सेंट्रलाइजेशन वाला जो नेचर है बैंक का, बैंक जो वित्तीय कंट्रोल करता है, इसे खत्म करना है। तो मैं क्या करता हूं, एक करेंसी बना देता हूं नई, एक करेंसी बनाता हूं जिसको बोला जाएगा क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी बोल दिया। और इस क्रिप्टो करेंसी का लेन देन मैं किस टेक्नोलॉजी से करवाऊंगा, इस क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन होगा, यानी जो ट्रांजैक्शन होगा, वो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कराया जाएगा, जिस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, ब्लॉकचेन। ऐसा करके मैं पूर्ण रूप से क्या कर दूंगा, विकेंद्रीकरण कर दूंगा। विकेंद्रीकरण को हासिल करेंगे ऐसा करके कि किसी एक इंसान का कंट्रोल ना रहे, सारे लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं सबका कंट्रोल रहे उसके ऊपर, हर किसी को पता हो कि क्या चल रहा है, कोई करप्शन ना हो किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का डेटा में कोई बदलाव ना हो। और पहला प्रयोग हमें देखने को मिला ये सब कुछ 2012 में। मतलब जब इंटरनेट इस दुनिया में आया, उसी टाइम पर इंटरनेट के आते ही स्टुअर्ट हैबर और स्कॉट सॉर्नेटा जो थे, स्टोरनेटा, उन दोनों ने पहले ही आइडिया लगा लिया कि इंटरनेट की दुनिया में आगे चल के कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती हैं जो पूरे डेटा का केंद्रीकरण कर दें। आई, और ऐसा है आज के टाइम पर। 2008 में जब वैश्विक वित्तीय संकट आया, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 में, उसका रिजल्ट ये निकला
कि सतोशी नाकामोटो ने एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप की, जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का काम क्या था? क्रिप्टो के लेन देन को दर्ज करना। क्रिप्टो के लेन देन को क्या करना है? दर्ज करना है। कौन सा क्रिप्टो? नाम क्या उस क्रिप्टो का? बिटकॉइन। यानी उस क्रिप्टो करेंसी का नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसका लेन देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दर्ज किया जाता था, और जिस वेबसाइट पे किया जाता था उस वेबसाइट का नाम था बिटकॉइन, मतलब अभी चली रही है, bitcoin.org। bitcoin.org, www.bitcoin.org। ठीक, तो ये है। अब इसको समझते हैं ये क्या चीज है, क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है इसके अंदर। अभी जैसे मैं एक सिंपल इसका एक मॉडल बनाता हूं क्लाउड का। क्लाउड का मॉडल कुछ ऐसा बनाया जा सकता है। एक सिंपल सा मॉडल बनाया है, इंटरनेट की दुनिया जिसमें पांच ही लोग हैं बस, और ये पांचों लोग जुड़े हुए हैं किसके साथ? क्लाउड के साथ। इसका मतलब यही है कंट्रोल करने वाला। यहां से यहां इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, वाया क्लाउड जाएगी। किसी भी जगह से किसी भी जगह इंफॉर्मेशन, डेटा का कोई फ्लो होगा, वो निर्धारित किसके हाथ में? इस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है, जो क्लाउड है। इस टाइप की नेटवर्किंग को क्या बोला जाता है? इसे स्टार टोपोलॉजी बोला जाता है। आगे बताएंगे स्टार टोपोलॉजी, जिसमें क्या हो रहा है? सेंटर से सारी चीजें मैनेज की जा रही हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसमें अगर ये यूजर का डेटा, अगर कंप्यूटर खराब हो जाए, मोबाइल खराब हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नेटवर्क चलता रहेगा। बस लगातार इसे क्या करना पड़ेगा? इसे अपने ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। इससे अगर इसको लगेगा लेटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ये क्या बोलेगा कि मैं फॉग कंप्यूटिंग लाऊंगा, फिर मैं एज कंप्यूटिंग लाऊंगा, और ऐसे करके मैं सर्वाइव करता रहूंगा अपने आप को। बहुत फायदा है, और फायदा इसमें कोई ये बुराई की बात नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे ये कहानी जो मैंने सुनाई है, इससे ऐसे इसको नेगेटिव दृष्टि से मत देखना। इतना जीवन आसान किया है क्लाउड ने, किया है। तो पहले मैं बुराई कर रहा था, अब थोड़ा सा तारीफ कर देता हूँ क्लाउड की। इस जीवन में आज आपके पास ई लर्निंग है, ई हेल्थ केयर है, ई एग्रीकल्चर है। आज कहाँ ऐसा कोई ई गवर्नेंस है, पूरा का पूरा ई बैंकिंग है, ई पेमेंट है। हमारा जीवन इतना आसान कर दिया कि एक मोबाइल से हम कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी को भी कॉल कर सकते हैं। जो जीवन एकदम जंगलों वाला जीवन हुआ करता था आज से 30 साल पहले, उस जीवन में एक ठहराव ला दिया उसमें। हालांकि अब इसका नुकसान भी है, तो दोनों चीज ऐसे चलती रहेंगी, ठीक है। यानी क्लाउड में कुछ दिक्कत भी है, तो क्लाउड के बहुत फायदे भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो जो इंसान है सतोशी नाकामोटो, उसको तो इसमें सिर्फ खराबियां दिखाई दे रही हैं। और वो क्या है? बैंक वाले मॉडल में, कि जब बैंक फेल हुई तो सारे लोग सड़कों पर आ गए। सारे मतलब जिनके पास, जिन्होंने पूरी जीवन भर मेहनत से कमाया था, कोई लोन नहीं लिया, वो भी सड़क पर आ गए। हालत खराब है उनकी, क्योंकि सब पैसा गया। ऐसे ही अगर क्राइसिस आ जाता है, मान लीजिए दो तीन बड़ी बैंक में यहाँ भारत में, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसे ही। तो सतोशी नाकामोटो ने यह सोचा कि मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करूं जिसमें सारा लेन देन कोई सेंट्रल अथॉरिटी के माध्यम से ना हो, बल्कि क्या हो? बहुत सारे लोग उसमें मिल पाओ। तो मैं एक दूसरा मॉडल बनाने जा रहा हूं। यहीं से एक और मॉडल बनाते हैं। यही पांच लोग हैं, और बीच में एक कोई ना कोई तो होगा जिसने वो वेबसाइट बनाई होगी, जिसने bitcoin.org जो वेबसाइट बनाई। इसका मतलब क्लाउड गायब नहीं हो जाएगा। कभी ऐसे मत समझिएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग अलग चीज है और बिग जो आपका ब्लॉकचेन है वो बिल्कुल अलग है। नहीं, क्लाउड पर ही ब्लॉकचेन है। क्लाउड पर ही एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम ब्लॉकचेन है। क्लाउड गायब नहीं होगा, क्लाउड का स्ट्रक्चर बदल के ऐसा कर दिया। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया। सारे नोड्स एक दूसरे से जुड़ गए, और सेंटर से भी जुड़ गए।
ऐसा करके आपने क्या करा, एक डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे पहला, इसलिए ब्लॉकचेन की अब डेफिनेशन देखिए, ब्लॉकचेन की डेफिनेशन में आता है पब्लिक, पब्लिक लेजर, ये उसके नाम में आता है, यानी कि सार्वजनिक बही खाता। सभी लोगों के लोग जुड़े हुए ना उससे, इसलिए उसके परिभाषा में क्या आता है, पब्लिक लेजर, सार्वजनिक बही खाता। उसकी परिभाषा में आता है डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है वितरित, ऐसा सार्वजनिक खाता जो वितरित है बहुत सारे लोगों में, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ब्लॉकचेन की डेफिनेशन में आता है डिजिटलाइज, यानी वो जो सार्वजनिक बही खाता है उसका नेचर कैसा है, डिजिटल है, वो एनालॉग फॉर्म में नहीं है, वो पेपर की फॉर्म में नहीं है, वो डिजिटल फॉर्म में है। और ब्लॉकचेन की परिभाषा में आता है डिसेंट्रलाइज, यानी कि विकेंद्रीकृत भी है। तो जब हम ब्लॉकचेन की परिभाषा देखते हैं तो परिभाषा ऐसे बनती है, पब्लिक, डिजिटलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, सार्वजनिक, वितरित, डिजिटल, विकेंद्रीकृत बही खाता, ये है वो टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि अभी थोड़ी देर में आएगा। तो ये वो रिप्रेजेंटेशन है कि सारे लोग जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया डेटा सबके बीच में, सभी डिजिटल फॉर्म में है और डिसेंट्रलाइजेशन है। तो इसको हासिल कैसे किया जाएगा, इस मॉडल को समझते हैं, कैसे ये मॉडल एक्टिवेट होगा, किस प्रकार से ये एक्टिवेट होगा, और कैसे लेन देन को केंद्रीकृत से विकेंद्रीकृत बनाया जाएगा। अभी आप देखिए यहां पर लेन देन देखते हैं, मान लीजिए इस इंसान को U2 को U4 को क्या करना है, कुछ सामान बेचना या खरीदना है, बैंक है ये, मान लीजिए यहां से इसको पेमेंट होना है और बदले में इसको कुछ, इसको पेमेंट जाना है या कोई, तो इसमें क्या होगा, इसका इन्वॉल्वमेंट होगा बीच में हर बार, यानी जब तक यहां से बैंक से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक ये कुछ भी नहीं होने वाला है। आप इसे बाईपास करना चाहते हैं, आप एक ऐसा मॉडल डेवलप करना चाहते हैं कि जब भी कोई दो लोग अगर लेन देन करना चाहें तो वो कर पाए बिना सेंट्रल के, सेंट्रल की आवश्यकता कुछ जरूरत में पड़े, लेकिन अगर नहीं है सेंट्रल तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लेन देन हो पाए। इसका एक सबसे प्रिमिटिव फॉर्म था इंटरनेट की दुनिया में और उसका नाम था टॉरेंट। एक वेबसाइट आया करती थी बहुत पहले, आप में से किसी ने शायद ही यूज करी हो टॉरेंट। टॉरेंट पे क्या होता था, जैसे अभी हम सब लोगों के पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के, जैसे आपने कोई वीडियो बनाया या आपने कोई टेक्स्ट लिखा, वो सब हमारे हमारे पेज पे पड़ा हुआ है। पर दिक्कत यह है कि वो हमारे कंप्यूटर में नहीं पड़ा हुआ, हमारे मोबाइल में नहीं पड़ा हुआ वो डेटा। वो सारा डेटा कहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो डेटा है वो इंस्टाग्राम के क्लाउड सर्वर में पड़ा हुआ है सबका। पर वो जो टॉरेंट वेबसाइट थी वो क्या करती थी, वो कहती थी कि मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करके देती हूं आपको जिसमें मैं सर्वर नहीं देने वाली, यानी टॉरेंट ने सर्वर नहीं दिया, बल्कि उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी कि जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मान लीजिए ये पूरी क्लास टॉरेंट वेबसाइट से जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले जब उस वेबसाइट पर आप अपना अकाउंट बनाओगे, जुड़ोगे, तो वो आपसे परमिशन लेगा आपके कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस करने का पूरा। आप अपना कंप्यूटर ओपन कर देंगे उसके सामने, कौन सा, जिस फोल्डर में मूवी रखी हुई है उस फोल्डर को ओपन करके दे देंगे, तो उसकी लिंक बन जाएगी आपके कंप्यूटर के डी ड्राइव के मूवी वाले फोल्डर से, और आप सब लोग अपने अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल का जो फोल्डर है जहां पर मूवी रखी है उसका एक्सेस उसे दे देंगे। इससे क्या होता था, टॉरेंट पर आपको कोई मूवी डाउनलोड करनी है, अभी तो खैर ऑप्शन ही खत्म हो गया क्योंकि आपके पास ओटीटी है, तो पहले लोग मूवी ऐसे डाउनलोड करते थे, टॉरेंट की वेबसाइट पर जाते थे, मूवी का नाम लिखते थे, तो वो मूवी किसी के कंप्यूटर में पड़ी होगी, कोई बाहर का व्यक्ति हो सकता है, अमेरिका का, यूरोप का, कहीं का भी, या इंडिया का, और उस कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में क्लाउड के माध्यम से मूवी आ जाया करती थी। यानी सब लोगों ने क्या करा, अपने अपनी मूवी को, अपने अपने स्टोरेज को क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, वितरित कर दिया, किसकी सहायता से, क्लाउड की सहायता से। तो टॉरेंट वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जिसमें मूवी अपलोड और डाउनलोड की जाती थी किस तरीके से, एक दूसरे के कंप्यूटर के तरीके से, न कि कोई सेंट्रल क्लाउड की मदद से। पर आज उल्टा है, आज सारी मूवी नेटफ्लिक्स पर पड़ी हुई है और हम सब नेटफ्लिक्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आज सब इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सारा डेटा इंस्टाग्राम के पास है, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं इस टेक्नोलॉजी को, इस टेक्नोलॉजी का कि मैं प्रोटोटाइप आपको बताने जा रहा हूं, तो उसे ध्यान से देखिएगा क्या होगा। U2 और U4 को क्या करना है, लेन देन करना है, किसके माध्यम से होगा, क्लाउड के माध्यम से होगा, ये संभव हो नहीं सकता है। लेकिन अब दूसरा केस देखते हैं, और उस दूसरे केस में हम ये कहते हैं, यही सेम मॉडल हमने पीयर टू पीयर वाला बना लिया।
इसे शॉर्ट बना देता हूं मैं, 4 ही लोग हैं, तो अब ये सिंपल हो गया, कनेक्टिविटी, हर एक की कनेक्टिविटी हर एक के साथ हो गई। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करा, यहां पे जो मैंने जो सर्कल बनाया ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक नोड को। नोड, नोड का मतलब क्या है? नोड का मतलब ऐसे समझ लीजिए, मोबाइल, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, और भी मैंने कंप्यूटर्स बताए थे, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सब कुछ इसमें आ गया। तो ब्लॉकचेन में क्या होते हैं? नोड होते हैं। नोड का मतलब मोबाइल, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पहली क्लास, ये सारे लोग ब्लॉकचेन से जुड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। हकीकत में अब ये वाला दौर तो जा चुका है मोबाइल कंप्यूटर का, अब तो ज्यादातर मिनी फ्रेम, मेन फ्रेम ये सब जुड़े हुए हैं, पर ठीक है, सारे लोग जुड़े हुए हैं। हर एक का नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4। अब ब्लॉकचेन का सोच कैसे आया कि डेटा को क्या करना है? डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकृत करना है। सारे डेटा को आप कभी नहीं कर सकते डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आप सोचें आज के टाइम पर कि हम सारे वीडियो, मूवी, इन सबको डिसेंट्रलाइज कर दें, अब संभव नहीं है, क्योंकि अब मूवियों का साइज इतना बड़ा हो गया है, इतनी सारा कंटेंट हो गया है कि अगर आप वीडियो, ऑडियो को करने गए तो इन सबके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो अपने कंप्यूटरों में रख पाए। हजारों लाखों मूवी हैं, किसी के कंप्यूटर में इतना स्पेस नहीं है कि वो लाखों मूवियों को रख पाए, तो ये लेन देन का डेटा तो नहीं। तो इसका मतलब कौन सा लेन देन का डेटा ब्लॉकचेन के माध्यम से चलाया जाएगा? जिसका साइज न के बराबर है। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सारी कहानी इसकी किसकी है? जो लेन देन का डेटा है उससे रिलेटेड है, यानी कि ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन से मतलब है इसको। ट्रांजैक्शंस किस किस का हो सकता है? ट्रांजैक्शंस हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का, ट्रांजैक्शन हो सकता है पैसे का, सीधा डिजिटल करेंसी का, जैसे कि सीबीडीसी, आरबीआई जो लेके आ रहा है। ट्रांजैक्शन हो सकता है डिजिटल करेंसी का, ट्रांजैक्शन हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का, ट्रांजैक्शन हो सकता है लैंड रिकॉर्ड्स का, भूमि के रिकॉर्ड्स का। तो शुरुआत हमने क्या करी? 4 कंप्यूटर हैं जो जुड़े हुए हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा गया है। वो कंप्यूटर मोबाइल हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकते हैं, सुपर कंप्यूटर, मिनी फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो सकते हैं। अब इसमें क्या होगा? मेन जो काम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वो है लेन देन का कोई भी डेटा होगा, ट्रांजैक्शन होगा, उसको स्टोर करना। क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? बैंक के सीबीडीसी का ट्रांजैक्शन, डिजिटल करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन, भूमि का कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है, लैंड रिकॉर्ड्स। इसके अलावा हेल्थ केयर का ट्रांजैक्शन हो गया, एजुकेशन की मार्कशीट होगी उनका ट्रांजैक्शन हो गया, वोटिंग का ट्रांजैक्शन हो गया, आरटीओ के नंबर, गाड़ी का नंबर जो है उसका ट्रांजैक्शन हो गया। इस डेटा का साइज किस में होगा? कुछ केबी का, कुछ केबी। ऐसे सारे जो डेटा है इनकी अगर फाइल का साइज अगर हम देखें तो वो साइज कितना निकल के आएगा? कुछ केबी। इसका मतलब अगर ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों ट्रांजैक्शन भी अगर हो जाएं तो भी उनका कुल डेटा जो है वो कुछ जीबी से ज्यादा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हर जना अपने कंप्यूटर में स्टोरेज दे सकता है उस डेटा को। हर जना अपने कंप्यूटर में उस डेटा को स्टोरेज दे सकता है, चाहे वो भूमि के रिकॉर्ड का हो, चाहे वो सीबीडीसी के रिकॉर्ड का हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के रिकॉर्ड का हो, चाहे वो वोटिंग के रिकॉर्ड का हो, एटसेट्रा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले मान के चलते हैं 1 और 4 नंबर जो है, यूजर नंबर 1 और यूजर नंबर जो 4 है, इनके बीच में कोई डेटा ट्रांजैक्शन होना है, क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन होना है, या भूमि का रिकॉर्ड है, मान लीजिए इसने इसको पेमेंट करना है। ये मतलब जैसे रजिस्ट्री को आप देखेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है ना, कि इतने बाई इतने की जमीन इस जगह पर खरीदी गई, उसके लिए इतना पैसा अदा किया गया, और ये सारी चीज लिखी है। अब उसका डिजिटल फॉर्मेट क्या होगा? 1 या 2 केबी का होगा, वही पूरा का पूरा डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर की दुनिया में। तो इस तरीके का कोई लेन देन होगा। तो अब इस केस में होगा क्या? सबके पास एक मैसेज जाएगा, हर एक जो इसमें है उसके पास एक मैसेज जाएगा कि इस ब्लॉकचेन पर एक ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या आप इसे सत्यापित करते हैं? वो ट्रांजैक्शन हुआ है इतना आपको पता है सबको कि हाँ भूमि, अगर ये ब्लॉकचेन भूमि के रिकॉर्ड किए तो भूमि का ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर ये क्रिप्टो के रिकॉर्ड किए तो क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इतना तो पता है सबको कि एक बिटकॉइन बेचा जा रहा है, एक बिटकॉइन खरीदा जा रहा है, एक भूमि बेची जा रही है, एक भूमि खरीदी जा रही है। लेकिन उसके भीतर ये किसी को नहीं पता कि ट्रांजैक्शन में किसका, कौन किसके बीच में कर रहा है। इसका मतलब इस टेक्नोलॉजी की यह भी जिम्मेदारी है
कि वो क्रिप्टोग्राफी लगा के क्या करे, डेटा को एनक्रिप्ट करे, छुपाए डेटा को। ऐसा ना हो कि हर कोई डेटा देख पाए, वरना तो सिक्योरिटी चली जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल डेटा है ना, लेन देन का, तो डेटा को छुपाया जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, आप जब दुकानदार को यूपीआई कर रहे होते हैं तो आप और दुकानदार एक दूसरे को पता है कि आपने क्या किया। हकीकत में इंटरनेट की दुनिया में वो सारा डेटा एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, तो बीच में कोई व्यक्ति उसको नहीं देख सकता कि वो क्या डेटा ट्रांजेक्शन हुआ। लेकिन फिर भी नॉर्मल क्लाउड कंप्यूटिंग में जो बैंक के लोग हैं वो पता लगा लेते हैं, और बहुत सारा उनके पास क्या होता है, ताकत होती है कि वो आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है, और वो उसी हिसाब से कॉल करेंगे आपको कि ये कर लीजिए सर्विस, वो ले लीजिए, तो वो सब तो अभी काफी कुछ। लेकिन यहां पर शर्त क्या है कि कभी भी कोई लेन देन हो रहा होगा, लेन देन की जानकारी को हमें क्या करना होगा, क्रिप्टोग्राफी लगा के छुपाना होगा, एनक्रिप्ट करना होगा डेटा को, ठीक है। और जैसे ये होगा ट्रांजेक्शन, तो सबके पास जाएगा एक एक मैसेज, और वो मैसेज ये चाहेगा कि आप वैलिडेट करिए, आप सत्यापित कीजिए, आप प्रमाणित कीजिए कि आप इस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में जोड़ना चाहते हैं, यानी आप इस लेन देन को, इस ट्रांजेक्शन को ब्लॉकचेन की दुनिया में, जो ये वेबसाइट है उस वेबसाइट के डेटाबेस में जोड़ना चाहते हैं। अगर इन्होंने इसे अप्रूव कर दिया, उसमें कुछ परसेंटेज डाल देते, क्योंकि कई जगह पर, कई देशों में तो रात भी होगी, कई देशों में दिन होगा। मान लीजिए ये चार में से कोई इंडिया का है, कोई अमेरिका का है, तो किसी जगह रात होगी, किसी जगह दिन होगा। तो इसका मतलब जब इस नंबर को आप बड़ा करेंगे, मान लीजिए 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो हर 5 लाख में से अवेलेबल नहीं होगा उसे सत्यापित करने के लिए। तो ऐसा कर देते हैं, 50% लोगों ने जैसे ही सत्यापित कर दिया तो वो लेन देन अप्रूव्ड हो जाएगा, या 30% ने सत्यापित कर दिया। यही है विकेंद्रीकरण। पहले सत्यापित एक इंसान कर रहा था, वो बैंक। यहां पर क्या हो गया, एक इंसान के पास ये ताकत नहीं है, बल्कि बहुत सारे इंसानों के पास ये ताकत है कि वो टिक लगाएंगे कि हाँ ये हम करते हैं। अब बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन में क्या कर दिया था, बिटकॉइन जब आया था, तो आप मुझे बताइए कोई क्यों सत्यापित करेगा जल्दी? अगर सत्यापित नहीं करेंगे तो वो डेटा जुड़ेगा नहीं ब्लॉकचेन में। तो ऐसा क्या किया जाए कि लोग भागें सत्यापित करने के लिए, वेट करें, चाहे दिन रात जगे रहे और बस वेट करते रहे कि सत्यापन करते रहे, हम तो करके ही रहेंगे सत्यापन। इसका मतलब वैलिडेशन के साथ अगर कुछ रिवार्ड जुड़ा हो कि आप जितना जल्दी सत्यापित करेंगे बदले में आपको कुछ मिलेगा गिफ्ट, यानी कि वो एक बिटकॉइन हो सकता है, छोटा बिटकॉइन का एक हिस्सा, या कुछ टोकन मिल जाए आपको, कुछ रिवार्ड मिल जाए, उसकी वजह से लोग क्या करेंगे, सत्यापित करने में तेजी दिखाएंगे। ऐसा ही होता है बिटकॉइन के अंदर। जब भी बिटकॉइन का लेन देन होता है, तो जब वो ट्रांजैक्शन जनरेट होता है और सभी के पास मैसेज जाता है, तो सारे लोग फटाफट से उसे प्रूव करने में लग जाते हैं कि हाँ हम इसे सत्यापित करते हैं। लेकिन बिटकॉइन ने क्या करा है, सत्यापित करने के लिए कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने लगा दिया है कि जो जितना जल्दी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करके सत्यापित करेगा उसको रिवार्ड मिलेगा। इस प्रोसेस को बिटकॉइन में बोला जाता है माइनिंग करना। केवल बिटकॉइन के लिए ये वो ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन जो कि एक बिटकॉइन है, उसमें सत्यापन करने का जो तरीका होता है उस तरीके को बोलते हैं माइनिंग करना। और माइनिंग करने का मतलब होता है कौन कितना तेज सत्यापित कर सकता है, प्रमाणित कर सकता है, बदले में उसको रिवॉर्ड मिलता है bitcoin.org वेबसाइट के माध्यम से। ऐसा करना इसलिए जरूरी है जिससे सब लोग तेजी दिखाए और लेन देन का डेटा फटाफट से ब्लॉकचेन में जुड़ता जाए। अब जैसे ही इन्होंने इसे प्रूव कर दिया, प्रूव करते क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक की फॉर्म में क्या होगा, ब्लॉकचेन के अंदर जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस वाले इमेज में आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक उपयोगकर्ता ए और ये उपयोगकर्ता बी है, इन दोनों के बीच में बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन होना था। इन दोनों ने जैसे ही bitcoin.org वेबसाइट पर गए और वहां पर ऑप्शन आ रहा है बाय और सेल का, वहां पर उसने बोला कि मैं बाय करना चाहता हूं, इसने बोला मैं सेल करना चाहता हूं, दोनों कनेक्ट हुए, दोनों ने बाय और सेल रन कर दिया, ट्रांजैक्शन हो गया। ट्रांजैक्शन होते ही सारा ट्रांजैक्शन गया एक ब्लॉक के भीतर। वो ब्लॉक की सूचना गई वो उन सारे लोगों पर जो bitcoin.org से जुड़े हुए हैं। और जैसे ही इन्होंने इसे सत्यापन और प्रमाणित कर दिया, किसके बाद, माइनिंग के बाद। माइनिंग के बाद जैसे ही इन्होंने इसे सत्यापित किया, सत्यापित करने के बाद ये ब्लॉक पुराने वाले ब्लॉकों के साथ, यानी पुराने वाले जो ट्रांजैक्शन थे उनके साथ जुड़ता चला गया। पहला ट्रांजैक्शन करा जाएगा जब वो वेबसाइट बनेगी उसी टाइम पर, जिससे कि आगे के ट्रांजैक्शन उसके साथ जुड़ते चले जाएं। ठीक है, और जब ये हो जाएगा तो ये ब्लॉकचेन जो है ये हर एक कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी।
अब देखते हैं एक बार ये ब्लॉक कैसा दिखता है, क्या होता है ब्लॉक में। तो देखिए ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसी कहानी होती है, जो ट्रांजेक्शन होता है वो ब्लॉक के भीतर लिखा रहता है। कैसे लिखा रहता है? क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से छुपा के। हर ब्लॉक के अंदर उससे पीछे वाले ब्लॉक का एड्रेस छुपा होता है। तो यानी इस ब्लॉक में इसके पीछे वाले का एड्रेस छुपा होगा, इस वाले ब्लॉक में इसके पीछे वाले एड्रेस का ब्लॉक का एड्रेस छुपा होगा। रिजल्ट ये निकल के आया कि अगर कोई हैकर इस ब्लॉक को डिलीट करना चाहे तो सारे ब्लॉक डिलीट हो जाएंगे, पूरी की पूरी ब्लॉकचेन डिलीट हो जाएगी। अगर कोई हैकर इस ब्लॉक को डिलीट करना चाहे, कर नहीं सकता। इस ब्लॉक को चेंज करना चाहे, नहीं कर सकता। और अगर उसने कर दिया अगर ऐसा और पूरी ब्लॉकचेन डिलीट हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये क्लाउड पर नहीं पड़ी हुई। इस कंप्यूटर पर हैक करके ब्लॉकचेन को उड़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ देर बाद ये कंप्यूटर वापस से ब्लॉकचेन को डाउनलोड कर देगा दूसरे कंप्यूटर से। तभी इस टेक्नोलॉजी से आप वो हासिल कर सकते हो जो क्लाउड नहीं प्रोवाइड करा पाया। हैकिंग खत्म, हैकर को कुछ मिलेगा ही नहीं हैक करके। 3 साल पहले की बात है, एम्स के ऊपर हैकर्स ने हमला किया और उनका कंप्यूटर लॉक कर दिया और उनसे बोला कि हमें 250 करोड़ रुपए चाहिए, तब आपके कंप्यूटर अनलॉक करेंगे। नहीं दिए गए तो बदले में सारे पेशेंट्स का जो डेटा था उसको उड़ा दिया। अब अगर आप ऐसे मान के चलिए कि पेशेंट्स का डेटा ब्लॉकचेन के माध्यम से स्टोर किया जाता, कैसे? एसएमएस, आरएनटी, एम्स और भारत के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, ये एक वेबसाइट बनाते हैं। वो वेबसाइट ब्लॉकचेन के माध्यम से बनाई जाती है। जब भी किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता तो ये एक लेन देन का डेटा है। ये डेटा का इंफॉर्मेशन सारे हॉस्पिटल के पास जाता, वो उसे सत्यापित कर देते। उसके बाद उन सबके कंप्यूटर में उस पेशेंट की जो जानकारी है वो स्टोर हो जाती है। अब कल को हैकर यहां पर हमला करता है एम्स पे, एम्स से कहता है कि बिल्कुल नहीं दे रहे, आप डिलीट कर दीजिए पूरे डेटा को। वो डेटा डिलीट भी कर देते तो एसएमएस के माध्यम से वापस से पूरे ब्लॉकचेन को मंगा लिया जाता और सारा डेटा वापस एम्स के पास आ जाता। तो ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी जरूरत आज के टाइम पर जितने भी सेंसिटिव मुद्दे हैं जहां पर करप्शन बहुत है, जैसे भूमि रिकॉर्ड। अब जैसे आपने देखा हो कुछ समय पहले राघव चड्ढा संसद के अंदर ब्लॉकचेन का प्रयोग बोल रहे थे भूमि रिकॉर्ड में। सरकार भी चाहती है भूमि रिकॉर्ड्स के अंदर वोटिंग। बिहार के अंदर इलेक्शन कराया गया लास्ट ईयर ब्लॉकचेन के माध्यम से। एक बार अगर जो वोट डाल दिया वो डाल दिया, उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करने की कोशिश करी तो पूरा ब्लॉकचेन खराब हो जाएगा। सीबीडीसी जो आप पूछ रहे थे, आरबीआई भी क्या चाह रही है कि एक डिजिटल टोकन बना दिया जाए, 100 के नोट का, 50 के नोट का, 500 के नोट का, 2000 का। जैसी आपकी करेंसी चलती है ऐसा ही एक डिजिटल टोकन बना दिया जाए जो आपके डिजिटल वॉलेट में पड़ा हो। मतलब आप बैंक जाएंगे, बैंक से बोलेंगे मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए डिजिटल नोट की फॉर्म में, यानी 500 500 के आप 20 नोट बोल दोगे उसे। 500 500 के आप मान लीजिए 10,000 रुपए निकलवाने जा रहे हैं बैंक से, तो आप एक तरीका तो ये कि बैंक से ये बोलेंगे कि 10,000 रुपए दे दो, तो वो आपको अब बोलेंगे कि 500 में चाहिए या 100 में चाहिए। आपने कहा कि मुझे 500 में चाहिए 10,000 रुपए, वो 20 नोट आपको दे देंगे। वो आप अपने नॉर्मल बटुए में रख लेंगे। दूसरा तरीका, आप बोलेंगे मेरे डिजिटल बटुए में, डिजिटल वॉलेट में 20 500 के कॉइन ट्रांसफर कर दो, तो वो आपके डिजिटल बटुए में 20 500 के कॉइन ट्रांसफर कर देंगे। अब आप जब किसी दुकान पर जा रहे हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो अब ये क्या हो गया? एक तरीके का लेन देन हो गया। जब भी आप किसी कॉइन को खर्च करें या कोई कॉइन आप रिसीव कर रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन है। ये ट्रांजेक्शन गया सारी बैंकों के पास सत्यापित होने के लिए। सारी बैंक इसमें इन्वॉल्व होंगी। वो जब सत्यापित कर देंगी तो ये ब्लॉकचेन जुड़ जाएगा किसके अंदर? ये ब्लॉक जुड़ जाएगा चेन के अंदर। हालांकि ये पब्लिक ब्लॉकचेन नहीं है, ये एक कंसोर्टियम और प्राइवेट ब्लॉकचेन है, जिसके ऊपर अगेन नियंत्रण किसका है? बैंकों का ही है। पर इससे ये फायदा हो गया कि एक जगह डेटा स्टोर ना होके 10 जगह डेटा स्टोर है। एक जगह हैक करने की कोशिश करोगे, कर लीजिए, बाकी 9 जगह डेटा पड़ा हुआ है। और दूसरा इसका यह फायदा हो गया कि आप एक बार ब्लॉक बन गया तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में जाके पीडीएफ में एडिट करके नंबर को बदल दिया जाए। मतलब अगर कोई इस मन में आ जाए और जब यूपीएससी का अपलोड हो रहा हो पीडीएफ फाइनल, तो अगर ये कोई इस मन में है कि मुझे ये बदलना है, तो क्लाउड मॉडल में तो बड़े आसानी से बदला जा सकता है। मतलब 10-5 लोगों को आपस में मिलकर बस क्या करना है, ये मनी तो बनाना है जो लास्ट में कि यहां पर नंबर घुमा देना है, उस नंबर वाले इंसान को ऐड कर देना है। लेकिन अगर ये पूरा लेन देन, यानी प्रीलिम्स में जितने भी मार्क्स आए, मेंस में जितने भी मार्क्स आए, ये सारा लेन देन अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, जिसमें बहुत सारे लोगों का सत्यापन जुड़ा हो, और सत्यापन करने के बाद वो ब्लॉक की फॉर्म में अगर डेटा आ जाए, अब आप उसको एडिट नहीं कर सकते डेटा को, क्योंकि एक भी ब्लॉक को अगर आपने छेड़ा तो वो पीछे वाले ब्लॉक को खराब कर देगा और उसके आगे वाले ब्लॉक को खराब कर देगा। ऐसे करके पूरा डेटाबेस खराब हो जाएगा, पूरी पीडीएफ जो है वो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको वो ताकत देती है कि आप हैकिंग को खत्म कर दें, आप डेटा को बदल नहीं सकते, उसके बाद आप पूर्ण तरीके से ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से।
ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया, क्या लिखा हुआ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विकास क्यों हुआ है? क्योंकि पारंपरिक और केंद्रीकृत क्लाउड कंप्यूटिंग की कुछ कमियां हैं। डेटा सुरक्षा, यहां पर खास करके आप देखिए जो भी लैंड रिकॉर्ड्स है उसमें कितनी खामियां रहती हैं। बहुत जगह पर जमीन की रजिस्ट्रियां बदल जाती हैं, क्योंकि मॉडल क्या है, क्लाउड वाला। सारा डेटा पड़ा हुआ एक वेबसाइट पर, उस वेबसाइट पर एडिट किया जा सकता है, वेबसाइट को हैक किया जा सकता है। ठीक है, भरोसा नहीं है क्योंकि एक आदमी के हाथ में सारा कंट्रोल है। एकल बिंदु विफलता हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। अगर वही उन्हीं का कंप्यूटर हैक हो जाए, सारे कंप्यूटर में उसमें फाइल जल जाए, तो लोग दिक्कत में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो यानी क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ समस्याएं हैं, जिसका निवारण क्या कर सकता है, ब्लॉकचेन क्लाउड के साथ मिलकर कर सकता है। क्या करेगा ब्लॉकचेन इसके अंदर? ये क्रिप्टोग्राफी करने का तरीका देखिए। जब भी बोलता हूं ना मैं एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन का मतलब यह है कि कुछ ऐसी की होती हैं, रैंडम जनरेट की जाती हैं, ये इनके माध्यम से हमारे मैसेज को एनक्रिप्ट किया जाता है, फिर उसे डिक्रिप्ट करना होता है। यानी अब किसी को अगर ये की पता हो और जो कि रैंडम जनरेट हो रही है, और इसके अंदर देखिए कितने सारे स्ट्रिंग हैं, तो इसको हैक करना कोई मतलब नहीं है। यानी आपने हेलो भेजा किसी को, तो वहां पे लिखा रहता है ना व्हाट्सएप पे 16 बिट एनक्रिप्शन। इसका मतलब हेलो को रैंडम 16 यूनिट मैथमेटिकल या अल्फा न्यूमेरिकल स्ट्रिंग के द्वारा क्या किया जाएगा, आपके मैसेज को क्या किया जाएगा, एनक्रिप्ट किया जाएगा। और डिक्रिप्ट होगा उस दूसरे इंसान की डिवाइस में जाके, बीच में वो सारा डेटा कैसा चल जाएगा, एनक्रिप्टेड ही जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉकचेन में क्या करा जाता है, ब्लॉकचेन की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल विकेंद्रीकृत वितरित बही खाता प्रणाली, जो अभी बताया था। डिजिटल डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, लेजर का मतलब बही खाता। क्यों बनी ये? पारदर्शिता और छेड़छाड़ रहित फाइल सिस्टम को डेवलप करने के लिए। पीयर टू पीयर नेटवर्क बनता है, यानी लोगों से लोगों के बीच का नेटवर्क इसमें बनाया जाता है। क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये सब ब्लॉकचेन के कुछ फायदे हैं। लोगों से लोगों के मध्य, यानी कंप्यूटर से कंप्यूटर के मध्य क्या है, ये नेटवर्किंग है। क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करी जाती है ब्लॉकचेन में। कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, एक बार डेटा जो हो गया सो हो गया। ये थोड़ा रिस्की भी है, अगर गलत डेटा चला गया ब्लॉकचेन में तो वो गलत डेटा ही सही माना जाएगा, फिर उसके लिए आपको दूसरा ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा ठीक करने के लिए। तो इसका मतलब ब्लॉकचेन नॉर्मल इंसान के द्वारा नहीं चलनी चाहिए। ब्लॉकचेन को चलाने में आपको इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयरों का भी यूज करना पड़ेगा, इंटेलिजेंट वेबसाइट का भी यूज करना पड़ेगा, जिससे कि डेटा में कोई अशुद्धि ना आए, ट्रांजैक्शन के जब लेन देन का डेटा हो रहा है उस टाइम पर। ठीक, कोई मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है इसमें। bitcoin.org पर आप जुड़ जाइए, आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी, ना आरबीआई से, ना भारत सरकार से। जब भी जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करते थे, वो बिना किसी के परमिशन से क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर रहे थे। ब्लॉकचेन अगर आपको निर्माण करना है किसी भी क्षेत्र में, तो आप बना सकते हैं, कोई आपको रोक थोड़ी लेगा। कोई मध्यस्थता नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो ये इसका फायदा हो गया। बस इसमें क्या है, डेटा कई कंप्यूटरों में संग्रहित रहता है। वो सारे कंप्यूटर जो उस ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं, उन सबको अपनी हार्ड ड्राइव में से एक पोर्शन देना होगा, किसके लिए, ब्लॉकचेन के लिए। तब जाके ही तो सेफ्टी मिलेगी कि कोई हैकर का डर खत्म हो गया। एक कंप्यूटर में नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटर में डेटा स्टोर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हैकिंग का या किसी भी तरीके का। ठीक, तो कभी भी ब्लॉकचेन में ब्लॉक का मतलब आपके सामने आएगा। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, लेन देन का रिकॉर्ड। लेन देन का जो रिकॉर्ड होता है वो ब्लॉक है। कोई भी लेन देन आप सोच लीजिए, वो सब कुछ किसके अंदर आएगा, ब्लॉकचेन के अंदर आएगा। दूसरा, ऐसे ही लेन देन के रिकॉर्ड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये शब्द याद रखिएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो सबसे अच्छा फायदा है वो है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना जो स्मार्ट है। अभी ब्लॉकचेन का अनुप्रयोग इतना बढ़ जाएगा आगे चल के कि मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे ब्लॉकचेन पर। बर्थ सर्टिफिकेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में चले जाएंगे ब्लॉकचेन पर, कि कोई एक बार अगर बर्थ की जो डेट है उसको फिर चेंज ना कर सके। राशन कार्ड, वोटर आईडी, कुछ समय की बात है, ज्यादा से ज्यादा अगले 5 साल की बात है। अधिकतर हमारे आई कार्ड, आईडी, ये जब सो कुछ भी आप लेन देन जहां पर थोड़ा सा भी करप्शन हो सकता है, वो ज्यादातर चीजों में हमें देखने को मिलेगा ब्लॉकचेन। बस सरकार का वो मन आना चाहिए कि अब ये हटाना है करप्शन। क्योंकि पिछले 5 साल से ये बात चल रही है कि ब्लॉकचेन को हमें अधिकतर जगह पर लेके आना है। हमने इस पर रणनीति बना दी, भारत सरकार ने बहुत सारी चीजें कर दी,
बस वो मनसा जिस दिन पूरी तरीके से बन जाए कि इसको करप्शन को खत्म करना है, तो ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो करप्शन को काफी हद तक खत्म कर देगी। कारण यह है कि हर चीज, हर डेटा के लिए आपको एक आदमी का परमिशन नहीं चाहिएगा, बहुत सारे लोगों का। तो या तो सारे लोग ही करप्ट हो जाएं, फिर जितने भी जो वैलिडेट करने वाले हैं, ऐसा संभव नहीं है। 1,000 लोग में से ऐसा नहीं है कि एक के 1,000 लोग ही पूरा इसी माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। 2-3 लोग भी ऐसे हुए जो सत्यापन सत्यापन करें ही ना, तो वो चीजें रोक सकते हैं। ठीक है, तो प्लस डेटा का रिस्क खत्म हो जाएगा, हैकर्स का, हैकिंग का। एक बार डेटा जो हो गया वो हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी डिजाइन की गई, जो पीछे कोडिंग है वो कोडिंग ऐसी लिखी गई है कि डेटा जो हो गया वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटिंग में बदला जा सकता है डेटा को। ठीक, तो ब्लॉक का मतलब क्या होता है? लेन देन का रिकॉर्ड या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसे बोलते हैं ब्लॉक। हाँ, किसकी? अब जैसे अगर आप bitcoin.org की देखें तो उसका सारा जो डेटा है वो लगभग 250 जीबी के आसपास है। तो 250 जीबी स्टोरेज तो आपको देना पड़ेगा, लगभग 500 जीबी के आसपास का स्टोरेज देना पड़ेगा bitcoin.org का, अगर आप मेंबर हो। पर ब्लॉक के लिए नहीं है, सारा जितना भी ब्लॉक अभी तक हुआ है पर ब्लॉक का, आप मान लीजिए 2 KB, 5 KB, 10 KB, बस इतना ही होगा पर ब्लॉक का। ठीक है ना? क्योंकि आप ऐसे जाके कंप्यूटर पे चेक कीजिएगा कि कोई भी एक सिंपल पीडीएफ है, जिस पीडीएफ में केवल एक स्लिप है जो ट्रांजैक्शन के बारे में, आप उसकी साइज चेक कीजिएगा कितनी आएगी। 2 KB, 5 KB, 8 KB, बस इतनी साइज होती है। तो कोई भी अगर कोई पर्ची है, कोई स्लिप है, अगर उसको आप चेक करेंगे उसकी साइज को, अगर उसमें कोई इमेज वगैरह नहीं है, केवल कुछ लिखा गया है, तो उसकी साइज ज्यादा नहीं होती, कुछ किलोबाइट्स में होती है। चलिए, अच्छा, ब्लॉक के साथ जो शब्द प्रयोग होता है वो शब्द क्या होता है? चेन। इससे क्या समझ में आता है? लेन देन के ब्लॉक एक के बाद एक जुड़ते चले जाएंगे और वो एक चेन बना लेंगे। ठीक है, खाता भाई हम इसको बोलेंगे, बिल्कुल डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं। नोड शब्द जब कभी भी ब्लॉक में यूज होगा उसका मतलब होता है कंप्यूटर, मोबाइल, लेकिन हकीकत में बड़े सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है माइनर्स। बड़े लोग होते हैं, हर कोई हम जैसे लोग हैं वो नहीं जुड़े हुए bitcoin.org के नोड में, बड़े माइनर्स होते हैं। सत्यापन करना होता है, और bitcoin.org जो है क्रिप्टो वाला जो मोड है, उसमें जो सत्यापन का तरीका होता है, उस सत्यापन के तरीकों को क्या बोला जाता है? माइनिंग। तो ये शब्द भी याद रखिएगा। माइनिंग क्या है? सत्यापन का तरीका है। कौन से वाले लेन देन में? माइनिंग जिस सत्यापन का तरीका है वो है बिटकॉइन के, बिटकॉइन का जो लेन देन होगा उसके अंदर जो सत्यापन करने का तरीका होता है, वो सत्यापन करने तरीकों के क्या बोलते हैं? माइनिंग। क्रिप्टोग्राफी सुरक्षा के लिए होती है, पारदर्शिता बनी रहती है, तो ये तो पता रहेगा कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिटकॉइन का है या हेल्थ रिकॉर्ड्स का है, किसके किसके बीच में हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब जानकारी नहीं मिलती उसकी वजह से। ठीक, आगे। तो अब आता है क्वेश्चन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाँ, हर एक का अलग अलग है। इथेरम ने अलग रखा हुआ है, bitcoin.org ने अलग रखा हुआ है। भारत सरकार अगर कोई बिटकॉइन लेके आएगा तो हर एक का कोई ऐसे फिक्स नंबर नहीं है, हर एक में किसी में 50% है, किसी में 20% है, किसी में 10% है, किसी में 90% है, एक फिक्स नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए, जयपुर के सारे प्लॉट्स को लेके आना है हमें ब्लॉकचेन पर, तो फिर इसमें यह कर सकते हैं कि राजस्थान की सारी तहसील और जेडीए, उसके कुछ अधिकारी, लगभग 200-500 लोग ऐसे हो गए जिनका अप्रूवल आपको डालना पड़ेगा। तो ये तो जरूरत के हिसाब से कि क्या आपका लेन देन का कौन सा रिकॉर्ड है। जैसे अगर हेल्थ केयर का है और उसमें 10 हॉस्पिटल इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है 10 के 10 हॉस्पिटल को परमिशन देनी पड़े। तो ये 100% भी हो सकता है, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता। जीरो होते ही तो फिर एक इंसान रह जाएगा, वो फिर कोई मतलब नहीं है। ये 100% भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उससे एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं है उसके लिए कि हर एक ने कोई एग्जैक्ट नंबर दिया, वो नंबर वेरी होता रहता है जरूरत के हिसाब से। ठीक, ऐसे सोचते हैं फिर इसको इस तरीके से, आपकी नौकरी लगी, आप बन गए तहसीलदार। ठीक है, और तहसीलदार बनने के बाद कुछ तो करोगे ही ना। जैसे 8 घंटे की जॉब है, तो 8 घंटे की जॉब में 2-4 बार क्लिक तो करे इंसान, करता ही है ना, क्योंकि ये उसका काम है। मतलब आपकी जॉब यही है कि आपके पास ब्लॉक्स आएंगे, उनको वैलिडेट करना है आपको। तो वैलिडेट नहीं करोगे तो बात आगे चली जाएगी कि एक जगह पर ब्लॉक वैलिडेट हो ही नहीं रहा है, तो फिर आपसे ऊपर वाला अधिकारी फोन करके पूछ सकता है। क्योंकि जब इसको लेके आएंगे, इस टेक्नोलॉजी को लेके, तो भारत सरकार आएगी ना, जो कि उस मूड में है कि लाएगी।
तो भारत सरकार उसका एग्जीक्यूशन भी चाहेगी, तो वो अपने जो आईएएस होंगे, सेक्रेटरी होंगे, उनको क्या बोलेगी कि आपको चेक करना है कि वैलिडेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। अब मान लीजिए कुछ तहसीलदार हैं जो वैलिडेट कर ही नहीं रहे हैं, तो मैसेज तो चला जाएगा ना, वो कंप्यूटर मैसेज जारी करेगा कि यहां से वैलिडेशन नहीं हो रहा है। कंप्यूटर आज के टाइम पर इंटेलिजेंट है, तो मैसेज जाएगा तो फोन भी चला जाएगा कि क्यों वैलिडेट नहीं कर रहे। तो उसका आंसर क्या है, वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, फिर आंसर नहीं होगा ना उसका। हाँ, मन में ये हो सकता है कुछ रिवार्ड नहीं मिल रहा है इसलिए वैलिडेट नहीं कर रहे, तो अब इसको बोला थोड़ी जा सकता है इस चीज को बोला थोड़ी जा सकता है। गवर्नमेंट काय के लिए सैलरी पे कर रही है, 2.5 लाख रुपए पहुंच जाएगी अभी सैलरी 8वें पे कमीशन के बाद। आप जब जॉब में जाएंगे तब तक 2.5 लाख रुपए हो चुकी होगी सैलरी। ठीक है। वो 2.5 लाख रुपए अभी तो मोटिवेशन ही है भाई ऐसे ही थोड़ी है कि वो जीरो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अरे उसकी भी वैल्यू है। और तो मतलब काम है ना यार, ये तो जैसे ये तो वो वाली बात होगी कि टीचर टीचिंग क्यों करा रहा है, अरे उसका काम है, मान लीजिए उसको उसके लिए पे मिलता है तो वो उस काम को करेगा। ये थोड़ी है कि अब ये पेमेंट तो मेरे को मिलना ही मिलना है, अब मैं यहां पर एक भी अगर यहां पर शब्द लिखूंगा उसका मुझे हर समय रिवार्ड चाहिए। तो इसलिए वैलिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम का हिस्सा बन जाएगा। ये वैसा हो जाएगा जैसे आपको एंट्री के टाइम पर फिंगरप्रिंट यूज करना है, बाहर जाते समय फिंगरप्रिंट आपको लगाना है, ये वैसा सा है। ठीक है। हर दिन लॉग इन करना है, हर दिन वैलिडेट करना है, तो ये कुछ काम रहेंगे। आज भी तो साइन करना ही होता है, और ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना रिवार्ड के भी कर ही रहे हैं, वो रिवार्ड उस काम को। हाँ, इलीगल नहीं है। एक ऐसी स्थिति में कि जिस स्थिति के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मतलब भारत में बिटकॉइन का यूज आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलिए आप कपड़े खरीदने चले गए बिटकॉइन से, कि मेरे अकाउंट में 2 बिटकॉइन है, उनकी कीमत होती है 50 लाख रुपए, मुझे गाड़ी चाहिए, कोई आपको कार नहीं देने वाला है, क्योंकि बिटकॉइन के माध्यम से कुछ खरीद नहीं सकते आप भारत में। लेकिन अगर आपके पास 2 से 5 बिटकॉइन है तो सरकार उस पर टैक्स जरूर लगा रही है। तो ये बड़ी अजीब बात होगी, इससे सारे लोग बड़े परेशान हैं कि हम इससे कुछ खरीद नहीं सकते लेकिन इस पर टैक्स लगेगा। इसका मतलब भारत सरकार की नजर में एक बिटकॉइन क्या हो गया, डिजिटल एसेट हो गया, करेंसी नहीं, डिजिटल एसेट, जिस पर सरकार टैक्स लेगी, जैसे शेयर्स पे लेती है। शेयर्स क्या है, डिजिटल एसेट, अगर उनमें आपने अर्न किया या लॉस किया तो उसके हिसाब से टैक्स वगैरह बनेगा। वैसा ही बिटकॉइन, अगर आपने 1,000 में खरीदा था, 10,000 का हो गया, 9,000 का आपको फायदा हो गया, सरकार को आपको पे करना पड़ेगा 30% उसमें से। ठीक है। तो इसका मतलब इलीगल नहीं है। इलीगल होते तो टैक्स क्यों देती सरकार। लीगल भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है, रेगुलेट कर देगी जिस दिन अगर सरकार चाहेगी। यानी एक ऐसी स्थिति में छोड़ दिया है जिससे खुद यहां के बिटकॉइन के जो प्लेयर थे वो आज इतना कंफ्यूज है कि वो परेशान है कि पेमेंट अगर वो कर कुछ सकते नहीं है, उसका कुछ खरीद सकते नहीं है, लेकिन जब जब भी वो अपने पास रखेंगे तो 30% टैक्स उन्हें देते चले जाना है। तो इसकी वजह से आप ऐसे कह सकते हो भारत में ना तो वो लीगल है, आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते, वो कोई करेंसी नहीं है, ना भारत के अंदर इलीगल है, तो वो क्या है, सिंपल एक एक एसेट है। एक क्या, कोई यूज नहीं है भारत के अंदर। भारत में जैसे शेयर है, शेयर का क्या यूज है ये बताइए। जो आपने जैसे टीसीएस कंपनी का शेयर खरीद लिया तो क्या यूज हो सकता है उसका, अगर उसका दाम बढ़ गया तो आप बेच दोगे ना उसे, तो बस यही है यूज। कि आप बिटकॉइन मान लीजिए आपने 40 लाख में खरीदा, कुछ समय में उसकी डिमांड हुई और जिसकी वजह से वो 60 लाख का हो गया, आपने उसे बेच दिया, 60 लाख रुपए आपके पास आए, सरकार बोलेगी अच्छा 20 का फायदा उठा लिया, लाइए इसमें से 6 लाख हमें दे दीजिए, 30% टैक्स दीजिए, बस ये यूज है। बट अगर आप एल साल्वाडोर में हो, आप भारत की जगह एल साल्वाडोर में हो, तो आप बिटकॉइन से कार भी खरीद के लेके आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर ये एक लीगल करेंसी है। एल साल्वाडोर दुनिया का पहला देश है जहां पर बिटकॉइन एक लीगल करेंसी है, तो वहां पर वो एसेट भी है और वहां पर वो सच में एक करेंसी भी है। बाकी उसके अलावा कहीं पे नहीं है। बाकी कई कई देश तो ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या कर दिया, उसे इलीगल भी घोषित कर दिया है। ठीक है। बिल्कुल बढ़ेगी लेटेंसी। हर जगह यूज नहीं कर रहे इसको आईओटी वाले, आप इसको अपने स्मार्ट होम में थोड़ी लगाओगे। आप, खतरा है, लेकिन इसका प्रयोग कहां किया जा रहा है, जहां पर कुछ ट्रांजैक्शन के लेन देन के डेटा को हमें क्या करना है, हैकिंग से बचाना है, हमें उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, क्योंकि पहले बहुत दिक्कत हो रही थी उसमें। तो आप समझिए, आप चाहते हो कि मैं लेटेंसी हैंडल कर लूंगा, लेकिन लैंड रिकॉर्ड्स में मुझे करप्शन नहीं चाहिए। लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर मुझे ये नहीं चाहिए कि पीछे से रजिस्ट्री कोई बदल दे,
या रजिस्ट्री को डिलीट कर दे, तो वहां पर चलेगी लेटेंसी, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं है कि अगर 4 घंटे बाद अगर वो ब्लॉक ऐड हो तो उससे कोई पहाड़ टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो सिलेक्ट किया जाएगा एरिया जहां पर लेटेंसी हैंडल की जाएगी, और पर फायदा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ब्लॉकचेन को इसमें नहीं ला सकते, स्मार्ट होम के अंदर, स्मार्ट हेल्थ केयर में ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, रियल टाइम अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, ये सब के लिए क्लाउड ही है और वही रहने वाला है, एज और फोग रहेगा। बस बैंकों में तो होगा सीबीडीसी के अंदर, सीबीडीसी के अंदर होगा, लेकिन उसके अंदर सत्यापन करेगा कौन? हम और आप लोग नहीं, बैंक ही करेंगे। और बैंक तो उसे बिल्कुल एकदम एग्जीक्यूट ऐसे करेंगे जैसे रियल टाइम में उनके पास आता है ऑप्शन। वो एक सुपर कंप्यूटर ही लगा देंगे ना इस काम को करने के लिए, इंसान को हटा ही देंगे वहां से। और आपका एक सॉल्यूशन और है, अगर नहीं करेगा कोई इंसान तो एआई है करने के लिए, जॉब ही खत्म हो जाएगी ना वो, कि जरूरत ही नहीं हमें इस जॉब की, हटाइए, ये कंप्यूटर खुद कर देगा ऑटोमेटिक। तो अब हम उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें लोग ज्यादा ये नहीं कर सकते कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो काम केवल क्लिक करने वाला है या कोई एक जैसा रिडंडेंस वाला काम है, वो काम कंप्यूटर खुद कर देगा। तो ये वाला तो ऑप्शन ही चला जाएगा कुछ टाइम के बाद लोगों के पास। समझिए गवर्नमेंट जॉब का जो कंपटीशन है वो और बढ़ने वाला है। उसका कारण यह है, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत रिस्क आने वाली है, बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली है, और आईआईटी एनआईटी सब आने वाले हैं। इसमें जितना जल्दी हो सके निकालिए, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि एक टाइम ये भी आएगा ना फिर कि मैक्सिमम चीजें जब हो जाएंगी इन सब के माध्यम से। तो ये अभी दौर है, अभी तो भी ठीक है, आगे और ज्यादा ये होगा कि लोगों की चाह बढ़ेगी गवर्नमेंट जॉब की, कि गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए किसी भी हाल में, कि वो सेफ्टी सिक्योरिटी उन्हें देखना है। तो जब कोई बहुत चाह बढ़ेगी तो डेफिनेटली कोई काम करने से मना नहीं करेगा, ये बेसिक चीजों को करने से। ठीक, चलिए। या फिर मैंने बोला है कि इसकी कार्यप्रणाली में क्या होगा, जब भी कोई लेन देन होगा तो नेटवर्क पर सत्यापन होने के लिए जाएगा, सत्यापन होने के बाद वो स्थायी रूप से जुड़ जाएगा। बिटकॉइन में जो सत्यापन होता है उसको क्या बोलते हैं? माइनिंग, जो कि एक बहुत फेमस शब्द है जब कभी भी हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो ये शब्द आता है। ये सब ध्यान रखिएगा, केवल कौन सी ब्लॉकचेन से संबंधित है? बिटकॉइन वाली ब्लॉकचेन से, हर एक से नहीं। ठीक, 4 तरीके की हमारी, जैसे क्लाउड हमारा 4 तरीके का था, वैसे ये भी 4 तरीके का हो सकता है। अगर एग्जामिनर ने कोई नाम नहीं दिया है तो आपको मान के चलना है सार्वजनिक ब्लॉकचेन की बात हो रही है। अगर पेपर में कोई नाम, कोई शब्द नहीं आया है तो आप जबरदस्ती कुछ और नहीं सोचेंगे, सिर्फ क्या सोचेंगे? पब्लिक की बात हो रही है। प्राइवेट का मतलब जो किसी संस्थान ने अपने लिए ही बनाया ब्लॉकचेन का तरीका, उसने बस टेक्नोलॉजी अपने लिए, यानी अपने ही लोगों से वो सत्यापन करवाएगा, खुद के लिए है। कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है? कुछ बैंक मिल गए आपस में, कुछ हॉस्पिटल मिल गए और उन्होंने खुद के लिए क्या बना लिया? ब्लॉकचेन। हाइब्रिड का मतलब मिक्स, कि कुछ ताकत तो जिसने ब्लॉकचेन बनाया उसने अपने पास रखी और कुछ उसने लोगों को इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है, तो 4 प्रकार के ब्लॉकचेन हो सकते हैं। 4 प्रकार के ब्लॉकचेन का मतलब पब्लिक ब्लॉकचेन जो सभी के लिए, प्राइवेट ब्लॉकचेन, हाइपरलेजर करके कंपनी है, उस कंपनी ने ब्लॉकचेन बनाया है सभी बैंकों के लिए। तो बैंकों से भी वो क्या चाहती है कि बैंक भी चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रणाली में क्या आ जाए? डिसेंट्रलाइजेशन आ जाए, एक मैनेजर के हाथ में सारा कंट्रोल ना रहे। तो उसको अचीव करने के लिए निजी ब्लॉकचेन बैंकों के वेबसाइट में, बैंकों के डेटाबेस मैनेजमेंट में लगाया जा रहा है, और हाइपरलेजर उस काम को करता है। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन जो कई संस्थान मिलकर बना रहे हैं। तो आप समझिए भारत में जो सीबीडीसी बन रहा है, उस सीबीडीसी में हमारा आपका तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो डिजिटल करेंसी बन रही है भारत की, जो कि आपके भविष्य में आपके मोबाइल में आ जाएगी, आप केवल लेन देन कर रहे होंगे लेकिन आपका कोई हाथ नहीं होगा सत्यापन करने में। सब कुछ हाथ किसका होगा? बैंकों का। तो वो मिलके आरबीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, ये सारे बैंक मिलके बना रहे हैं डिजिटल करेंसी वाला ब्लॉकचेन। हाइब्रिड में दोनों लोग मिल जाएंगे, पब्लिक यानी जनता भी मिली होगी, और जो कंपनी है जो ये ब्लॉकचेन बना रही है उसको भी मिलना होगा। एक एग्जांपल ले सकते हैं वोटिंग वाला, मतलब जैसे ही आपने वोट दिया, उस वोटिंग में आपका भी इन्वॉल्वमेंट हो सत्यापन करने में, और इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो। ये 3 लोग मिलके आपके ब्लॉक को ऐड करवाते चले जाएं हर बार। अभी जब बिहार में हुआ उसमें क्या हुआ? जो ब्लॉकचेन बनाई गई उसके सत्यापन की रेस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन, उनके हाथ में, बिहार के स्टेट इलेक्शन कमीशन, म्युनिसिपालिटी का वो इलेक्शन हुआ था उनके हाथ में, उसके जो ऑफिसर्स थे, पोलिंग ऑफिसर्स, और आप चारों सत्यापित करते चले जा रहे थे, और वो ब्लॉक ऐड होते गया, होते गया, होते गया। फिर लास्ट में काउंटिंग करके देख ली, और उसके अंदर क्रिप्टोग्राफी वो वाला उससे सेल की लगाई, डिक्रिप्ट करके, और चेक कर लिया कि कितने लोगों ने बीजेपी को दिया, कितने लोगों ने कांग्रेस को दिया। यानी ये जो कहते हैं ना कि ईवीएम मशीन में बदलाव कर दिया गया और वोट बदल दिया गया, वो झंझट भी खत्म किया जा सकता है ब्लॉकचेन के माध्यम से वोटिंग को करवा के। अनुप्रयोग,
रटने नहीं है, जहां कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है, जहां कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है, वो सारी चीजें क्या हो सकती हैं, ब्लॉकचेन के अनुप्रयोग हो सकते हैं। सीबीडीसी, बैंकिंग, ई गवर्नेंस, स्वास्थ्य सेवाएं, आपूर्ति श्रृंखला, कृषि, डिजिटल संपत्ति, ये सारी की सारी चीज क्या हो जाएंगी, ब्लॉकचेन के एप्लीकेशन। ठीक है। कोई कॉपीराइट हो गया, कोई आपका इमेज है, कोई फोटो है जिसको आप चाहते हैं कि हम ब्लॉकचेन के माध्यम से रजिस्टर करवा लें, तो उसे भी करा सकते हैं। वीडियो वगैरह भी कराए जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत आगे का भी काम है, हो वो भी सकता है। ठीक।